क्या आपने कभी सोचा है शदिया से नारायणपुर तक देवरी लोगों का बसना कैसे हुआ होगा? क्या आपने महसूस किया है उस सफर में उनके लिए जिंदगी कैसी रही होगी? और क्या आपने सुना है वो कहानी जहां हर कदम पर संघर्ष, पीड़ा और आस्था साथ रही? मैं हूं उज्जवल। आज आपको लेकर चलूंगा उस इतिहास की ओर जहां हमारे पूर्वजों ने संघर्ष, पीड़ा और प्रवास के बीच अपनी पहचान को जिंदा रखा। दोस्तों, शदिया में बसने वाले चूतिया लोगों की प्रतिष्ठा धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि एक समय शदिया को केंद्र मानकर उनका स्वतंत्र राज्य था। सोचिए, उनकी शक्ति और पहचान कितनी गहरी रही होगी कि उनकी उत्तरी सीमा सुवर्णशिरी नदी तक और दक्षिणी सीमा दिखौ नदी तक फैली हुई थी। फिर आया समय का बेरहम मोड़। सन 1523 ईस्वी में चूतिया राज्य आहोम राज्य के अधीन आ गया और स्वर्गदेव चुहुंगमुंग दिहिंगिया राजा के शासनकाल में चूतिया लोग नारायणपुर क्षेत्र में आकर बसने लगे। लेकिन दोस्तों, उधर दूसरी ओर मानो के आक्रमण तक देवरी लोग दिक्करवासिनी पीठ पर ही बसे रहे, ऐसा माना जाता है। पर जब मानो का अंतिम आक्रमण हुआ और यांडाबू संधि से पहले देश में अव्यवस्था छा गई, तो उस अवसर का लाभ उठाकर चिंगफौ लोगों ने शदिया पर हमला कर दिया। सोचिए, उस समय शदिया खुआ गोहाई और मटक बोर सेनापति को अंग्रेजों से सहायता मांगनी पड़ी। तब कैप्टन न्यूविल साहब ने अंग्रेज सिपाहियों को भेजा और चिंगफौ लोगों को परास्त किया। यही वह समय था जब संभवतः देवरी लोग पहली बार अंग्रेजों के संपर्क में आए। इसके बाद यांडाबू संधि के पश्चात असम का प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया। हालांकि ऊपरी असम के लखीमपुर और शिवसागर जिले स्वर्गदेव पुरंदर सिंह को लालबंदी के रूप में सौंप दिए गए, लेकिन शदिया और मटक प्रदेश का प्रशासन अंग्रेजों के पास ही रहा। फिर आया सन 1838 जब लखीमपुर और शिवसागर जिले अंग्रेजों के प्रत्यक्ष अधिकार में आ गए। उससे पहले मान मोरान युद्ध के परिणाम स्वरूप नारायणपुर क्षेत्र लगभग जनशून्य हो चुका था और इन्हीं हालातों में अंग्रेज शासन के अधीन शांति का वातावरण देखकर सन 1840 देवरी लोग शदिया को छोड़कर असम के विभिन्न क्षेत्रों में बसने के लिए प्रवास करने लगे। सोचिए जरा, अपने घर आंगन, अपनी मिट्टी, अपनी नदी घाट छोड़कर निकलना कितना कठिन रहा होगा। देवरी समाज का पहला जत्था नारायणपुर पहुंचा और वहां पिस्ला नदी के किनारे बस गया, ऐसा अनुमान किया जाता है। उसी देवरी समुदाय के लोग बरनारायणपुर के शक्तिपीठ फूलबाड़ी देवालय मां घनुआ दल में पूजा करते थे। इस पूजा का उल्लेख इतिहासकार बेड़े ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एन अकाउंट ऑफ अस्साम पृष्ठ 356 में किया है। देवरी लोगों के नारायणपुर की ओर आगमन के बारे में अनेक जनश्रुतियां प्रचलित हैं। उनमें से एक जनश्रुति के अनुसार जब वे शदिया से यहां आए तो चिल्लापठार के जिस घाट से होकर वे नदी पार हुए थे, वह घाट आज भी देवरी घाट के नाम से जाना जाता है। जनश्रुति यह भी कहती है कि सबसे पहले आकर उन्होंने ढकुआ खाना के पास स्थित हाही देवालय के निकट निवास किया। कहा जाता है कि इस हाही देवालय में आज भी वे 10-12 बलि कटारी दाएं सुरक्षित हैं, जिन्हें देवरी लोग अपने साथ शदिया से लेकर आए थे। देवरी लोगों का एक समूह बाद में माजुली के वर्तमान श्याम देवरी गांव में बस गया। वहीं से आगे चलकर वे नारायणपुर पहुंचे और वहां भेलेंग नामक क्षेत्र में आकर बस गए। यह भेलेंग क्षेत्र उस समय शिलिखागुड़ी घाट से कुछ पूर्व की ओर स्थित था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान मोरी दिब्रुंग नदी 1918 तक डिक्रोंग नदी की मुख्य धारा के रूप में बहती थी। उसके बाद ही वह बहीपुरिया क्षेत्र के पास से होकर अपनी वर्तमान धारा ग्रहण करती है। धीरे धीरे देवरी लोग आगे बढ़े और तत्कालीन डिब्रुंग नदी के किनारे किनारे अपनी बस्तियां बसाईं। उस गांव को बाद में बरदेवरी गांव कहा गया। हालांकि पुराने लोग इसे आज भी डिक्रोंग गांव के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी पहचान है, हमारे पूर्वजों के संघर्ष की अमिट छाप है। हर नदी का किनारा, हर घाट, हर मंदिर, हर गांव देवरी समाज की आंखों के आंसू और उनके संघर्ष की गवाही देता है। क्या आप सोच सकते हैं, अगर उन्होंने अपनी धरती, अपनी आस्था, अपना साहस न बचाया होता तो आज हमारी पहचान कहां होती? तो आइए दिल से याद करें उन पूर्वजों को
जिनकी वजह से हम आज भी खड़े हैं और एक साथ कहें, हमारे पूर्वज अमर रहें।